अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इटनाउ, मैं हूं अली सरवर। और बात हम करेंगे जी सबसे पहले ईरान इसराइल जंग, और जिस तरह से रिएक्ट किया है ईरान ने, तो बड़ा मुश्किल हो गया है इसराइल के लिए। तबाह बर्बादी मुकद्दर बन चुकी है इसराइल का, और लगता यही है कि अगले 24 से 48 घंटों में अगर यही सिलसिला जारी रहा बमबारी का, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो उनके हमदर्द हैं, जो सहूलतकार हैं, जो माँ बाप हैं, उनको कूदना पड़ेगा। और वो अगर कूदेंगे तो फिर क्या होगा इस जंग का नक्शा, ये बड़ी बात है जनाब। और इसमें हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है, अब आगे जाके क्या हो सकता है। क्योंकि एक ख़बर ये भी थी, अमरीकी अखबारात ने लिखा कि ट्रम्प जो है वो अब इजाज़त दे चुके हैं अपने लोगों को इस जंग में कूदने की। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल ये बात सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ऐसा नहीं है, फ़िलहाल कोई भी ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इजाज़त दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ख़बर यह है कि ईरान पर हमले की मंसूबे की मंजूरी की ख़बर को मुस्तरद कर दिया है, वरना ये ख़बर चल रही थी गुज़िश्ता 18 घंटे से कि जनाब बस अब ख़त्ते में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा और ये ख़त्ता जो है जंग की लपेट में आ जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी तारीख़ी मुलाकात ट्रम्प, और ट्रम्प की जो अल्फाज हैं उनके लिए वो भी याद रखे जाएंगे हमेशा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए एजाज़ की बात है फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर से मिलना। अच्छा, उसके बाद जो ख़बरें बाहर आई हैं कि उन्होंने क्या ऐसा कहा है उस मुलाकात में, ज़ाहिर है उसमें मिनोन तो हम नहीं बता सकते आपको क्या क्या गुफ्तगू रही, तवील मुलाकात थी। पाकिस्तान ईरान को अच्छी तरह जानता है, ये कहा ट्रम्प ने। इसके अलावा उन्होंने कहा जी इसराइल से जंग के मामले और तिजारती माहिदे पर भी बात हुई है। अब इस पर हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं और किस तरह। जबकि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा है कि मईशत बहाली हिंदुस्तान को शिकस्त वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के ताउन से मुमकिन हो सका है। फैसल वाला साहब ने कहा जी इससे ज़्यादा कोई आर्मी चीफ परफॉर्म नहीं कर सकता, ना कभी कोई कर सकेगा जितना आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब कर चुके हैं। फजल रहमान साहब को भी आज मौका मिला जी असम्बली में बात करने का, और उन्होंने कहा हुकूमत को बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है, और इस पर बात करेंगे। जबकि बजट के हवाले से भी आज आसफा भुट्टो साहिबा के बारे में बात करेंगे। उन्होंने भी चंद चीज़ें सामने रखी हैं, उस पर क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं नवेज़ भाई साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश भाई बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब तजज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त जिस तरह दबोचा हुआ है ईरान ने इसराइल को, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, छठा रोज़ ख़त्म हो गया, 7वें रोज़ में दाखिल हो गई है जंग, और जंग जितनी तवील होती जाएगी ईरान इतना ज़्यादा उसकी कामयाबी होती जाएगी। अब जब जंग के हम छठे और 7वें रोज़ का अगर मुआवजा करें तो इसराइल का डिफेंस में चला गया है। उसकी अब वो इमारतें तबाह हो रही हैं जो कभी उसने मेरे ख्याल में ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और ईरान सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहा है, और इसराइल का दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। ये जो नए इन्होंने मिज़ाइल दागे हैं, क्या शजील 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 ना, मेरे को शर्जील याद आ गया जो उन्होंने मिज़ाइल दागे हैं वो उनकी मिलिट्री हॉस्पिटल पे गिरे हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक जगहों पे गिरे हैं, और इस पर बड़ा वाविला किया। तो उन्होंने बोला तुमको गाज़ा के अस्पताल जब जिसमें बच्चे एडमिट थे वो नज़र नहीं आए, तुम रोना रो रहे हो। उसके मन ने कहा हम तो फ़ौजी अहदाफ पे कर रहे हैं, अभी जो तुम्हारा अपना शर्मनाक किरदार है गाज़ा में उसको देखो। इसके अलावा इसराइल जिस तरीके से अमेरिका को बार बार मदद के लिए पुकार रहा है उससे उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो रही है, और ईरान जिस तरह ललकार रहा है कि अगर अमेरिका जंग में शामिल होगा तो ये खित्ता जहन्नुम बन जाएगा, और हमारी तारीख आपको पता है, हम तवील जंग के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ बातचीत के लिए भी राज़ी हैं, और जो बातचीत हो रही है अपना खुसूसी एलची भेज रहे हैं वो उधर फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम लगे हुए हैं कि कोई इससे अब ब्रेक थ्रू हो जाए कि ये जंग खात्मे की तरफ जाए। लेकिन इस वक्त अब जंग के 7वें रोज़ की सूरत पहले 2 रोज़ से मुख्तलिफ है, और ये ज़ाहिर होता जा रहा है कि ईरान का पड़ा भारी होता जा रहा है और इसराइल अब बैकफुट पे जा रहा है। वहाँ के लोग जिस तरह बंकर में 6 रातें गुजार चुके हैं, और जो तस्वीरें, बहुत कम तस्वीरें बाहर आ रही हैं, वो हैं जो लोग मोबाइल से बना के गैर मुल्क में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेज रहे हैं, और वहाँ से लीक होकर आ रही है। मीडिया तो पूरा ब्लैकआउट है वहाँ पे, तो वहाँ से उनका मोराल, उनके लोगों का
पेट्रोल शहर में ख़त्म हो गया, तल अवीव में 1-1 लीटर पेट्रोल के लिए आपस में दस्तगिरबां हैं, और बंकर्स में वो जानवरों के साथ अपने वहाँ रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जिसके ये आदी थे नहीं, वो खौफ था जो था कभी कि ऐसा होगा, और वो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान की ये ईरान, मेरी तरफ से तो ईरान जीत गया। इतनी उसका जितना भी उन्होंने तबाही किया, नुकसान किया, लेकिन उसको मोरल का ये हुआ कि वो जो नाकाबिल शिकस्त था, वो जिसको आयरन डोम की गुरूर था, बड़ा घमंड था, वो सारा गुरूर वो सारा तोड़ दिया। और इसमें जितने फ़लस्तीन और गाज़ा और लिबनान के लोग खुश हैं, इतने ही ईरान हवा जो बना हुआ था मुसलमान मालिक के सामने भी, छोटे मालिक के सामने, हमारे सामने तो नहीं, हम तो न्यूक्लियर स्टेट है ज़ाहिर है, और उनके भी अब ज़रा सा हौसले बुलंद होना शुरू हुए हैं। टूट गए। अनिस मंसूरी साहब, ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, और लेकिन वहाँ इसराइली वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि खामनाई को मज़ीद ज़िंदा रहने की अब इजाज़त हम नहीं दे सकते। और ये लाइव चीज़ें जो सामने आ रही हैं, बता रहा हूँ आपको, खामनाई को कत्ल की, जबकि फिर फौरी तौर पर हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि खामनाई को कत्ल की धमकियाँ देना नहायत अहमकाना गैर जिम्मेदाराना अमल है, जिसके नताइज तबाहकुन होंगे। क्या लग रहा है सर आपको, अब तक की 6-7 दिन की जो जंग है इन दो मालिक के दरमियान नहीं है, अब जिस तरह कल बात हुई थी, दुनिया भी तकसीम है, अमेरिका का भी इसमें आना अब नज़र इसलिए भी आ रहा है कि जिस तरह चीखें मार रहा है इजराइल, लगता यही है कि अब वो मतलब पाँव पकड़ना रह गए हैं ट्रंप के, और जब पाँव पकड़ेंगे तो शायद वो कूद भी जाएं इस जंग में। तो लेकिन वो कूद गए तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं फिर 3rd वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक सकता, फिर हो सकता है कि फिर बात बहुत आगे चली जाए। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि 6-7 दिन हुए हैं जंग को, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ 1400 साल से हक और बातिल की जंग है, क्या बात। और अब जो है वो ये वही वक्त आ चुका है कि जब काफिला निकला था, और अब ये मुहर्रम करीब है, और उस वक्त भी हक और बातिल की जंग थी। ये कहा जाता था कि ये कम लोग हैं और इन्हें घेरा जाए, इनका पानी बंद किया जाए, इन पर हर तरह के हमले किए जाए। तो ये सिलसिला तो जारी है 1400 साल से, और हक और बातिल की जंग ने हमेशा, चाहे आप कुछ भी कर लें, जितना जुल्म और सितम कर लें, लेकिन हमेशा हक को आना होता है और बातिल को मिटना होता है। तो ये तो एक हतमी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर वो ये धमकी देते हैं कि जनाब हम आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद कर सकते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं, और वो बार बार 1-2 मिसालें दे रहे हैं कि जनाब ऐसा होगा कि हम इनका हाल सद्दाम हुसैन की तरह करेंगे, इनका हाल जो है वो हम कर्नल कज़ाफ़ी की तरह करेंगे। तो देखिए, ईरान में और उस वक्त की सूरत हाल में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। इराक़ की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, यहाँ की लीबिया की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और ईरान बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान के अंदर एक, जहाँ पर उनकी एक शूरा काम करती है, बिल्कुल उसके साथ साथ वहाँ पर एक जमहूरी निज़ाम भी कायम है। ये निज़ाम लीबिया में उस तरीके से नहीं था, ये निज़ाम उस तरीके से इराक़ के अंदर मौजूद नहीं था। यहाँ पर आयतुल्लाह खामनेई साहब सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो इस वक्त स्टेट है, यानी कि उनकी रियासत है, उसी को लीड नहीं करते, बल्कि वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो शिया हज़रात हैं उनके लिए आयतुल्लाह की हैसियत रखते हैं, और एक मर्जा की हैसियत रखना और फिर उस सिलसिले को आगे लेके चलना, ये दूसरी बहुत अहम होता है। तो यहाँ पर ये हमला अगर वो करने की कोशिश भी करेंगे, तो जिस तरह हिज़्बुल्लाह ने कहा, इस तरह की आवाज़ें आपको हर मुल्क से आना शुरू होगी। तो इस बात को ज़रा गौर किया जाए कि ये बात इस तरीके से नहीं है कि जनाब कि उनके मानने वाले सिर्फ वो स्टेट के तक हैं, बल्कि फिर ये सिलसिला पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि तीसरी आलमी जंग का तो पता नहीं है मुझे कि तीसरी आलमी जंग में ये सारे ममालिक कूदेंगे या नहीं कूदेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान है वो ज़रूर कूदेंगे, और इसमें फिर पूरी दुनिया के अंदर मौजूद अमरीकी सिफारत खाने हो या इसराइली सिफारत खाने हो, फिर कोई भी नहीं बचेगा। क्या कहेंगे सर आपको, अगर अमेरिका जिस तरह डर भी है और इस तरह बार बार पुकार रहा है, इसराइल उनसे के बस की काम तो रहा नहीं, अब मुकाबला एक तरफा होता जा रहा है, जिस तरह ईरान ने जवाब दिया, और वो जिस तरह बंकर्स में जितने लोग समा सकते थे समा गए, बाकी जिस तरह मर रहे हैं वहाँ पर, ज़ाहिर है वो रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें करने नहीं दे रहे, कंट्रोल है बड़ा यहूदियों का मीडिया पर। तो असल खबरें बाहर नहीं आ रही कि ईरान ने इतने ज़्यादा जो मिसाइल वहाँ मारे हैं, वो कितने सैकड़ों या हज़ारों हलाकतें हो चुकी हैं और कितने ज़ख्मी हैं, वो बताना नहीं चाह रहे, ना वीडियो बनाने देते हैं इन चीज़ों की। आपको क्या लगता है, अब चूँकि अमेरिका ये सारी चीज़ें देखता तो नहीं रहेगा, अपने बगल बच्चे के लिए मैदान में तो आएगा? अमेरिका बहुत सोच समझ के फैसला करेगा जंग में, उसको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पता है, मतलब कितनी भी इसराइल की तबाही हो जाए। अभी लेटेस्ट मैंने पढ़ रहा था कि 2 हफ्ते लग सकते हैं अमेरिका को इस जंग में शामिल होने के लिए। क्यों?
किसी वक्त कह रहे थे कि बस अभी शामिल हो जाएगा। उसके स्ट्रेटेजिक जो वहाँ पे अलाइज हैं, जहाँ उनकी करीब तरीन बहरीन में, इराक में और मौजूद हैं, जो उसको वो सेव करेगा ना, पहले उनको वो सेव करेगा और सेव करना शुरू कर दिया, दिखाने के लिए कर दिया कि जनाब जहाज ये यहाँ से हट गया, वहाँ से हुआ। मजीद जहाज़ों की खेप पहुँच गई है अपने ऊपर। देखिए वो जो जहाज़ है अभी भी सेफ जगह पे है, वो वक्त तो डेंजरस जगह पे नहीं लाए जहाँ पे निशाना बन सकते हैं जहाज़। और ये पहला मौका नहीं, अमेरिका कई दफ़ा अपने बहरी बेड़े बेच चुका है, अभी कभी तक उसने अटैक नहीं किया है। बहुत तवील अरसे से ये हम देखते आ रहे हैं, बहरी बेड़ा आ रहा है, बहरी बेड़ा। इस जंग में शामिल होने का मतलब उसको पता है कि दुनिया जो है उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। एक जो एंटी अमेरिकन लॉबी है वो भी एक बड़ी मजबूत लॉबी है दुनिया में, जिसमें चाइना है, रशिया है, कोरिया है और बहुत सारे ममालिक हैं। वो सब के सब ईरान के पीछे खड़े हो जाएंगे। और अमेरिका इस वक्त मैं नहीं समझता कि ये इसराइल के लिए उसकी पहली जो ख्वाहिश है इस वक्त वो यही है कि किसी भी तरीके से विन विन गेम हो और ये जंग रुक जाए। अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर ये मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे जो कल होने जा रहे हैं यूरोप में, जिसमें फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी शामिल है और ईरान का भी खुसूसी उसमें है। और वो बातचीत वो तैयारा गया है, कहा गया है वो ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका की उसमें मर्जी शामिल नहीं हो। तो बहरहाल मेरी नज़र अभी भी यही है कि अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल होने से पहले बहुत दफ़ा सोचेगा। उससे पहले उसकी ख्वाहिश होगी अगर ये जंग बंद हो जाए तो खित्ते में मतलब ये मंसूरी साहब लगता ये है जुबैर साहब की बातों से, तो इनका तज्जिया ये है कि भाई इसराइल तबाह भी हो जाए पूरा तो अमेरिका बैठ के देखता रहेगा। अगर लगे बगल बच्चा है उसका, मईशत संभाली हुई किसने? ऐसा नहीं है। और देखें अमेरिका, मैं पहले भी कह चुका, मैं कल भी कह रहा था कि सब कुछ अमेरिका और इजराइल की मिली भगत से हो रहा है। उसमें हम अमेरिका और इजराइल को अलग अलग नहीं कर सकते। जो इसे अलग अलग करना चाहता है वो एक अलग बात है, लेकिन इस खित्ते के अंदर अमेरिका भरपूर ताकत के साथ अपने पंजे मज़ीद मजबूत करने के लिए आ रहा है। वो अपनी फ़ौजों को जो मूवमेंट कर रहा है, वो जिस तरीके से अपने जहाज़ों को मूव कर रहा है, यूक्रेन के पास से इन्होंने 20,000 के करीब मिसाइल यहाँ मशरक़ वस्ता शिफ्ट किए हैं पिछले एक हफ़्ते के अंदर। अगर कोई ये तसव्वुर कर रहा है कि वो इस सारी बातों को छोड़ देगा, बल्कि अमेरिका अपनी जंगी हालात को मज़ीद मजबूत से मजबूत करने की तरफ जा रहा है, ये बात वाज़ेह तौर पर। और जो लोग ये तकसीम करते हैं कि नहीं अमेरिका कूदेगा, अमेरिका कूदा हुआ है, मैं पहले दिन से इस बारे में कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर यहूद और नसारा अलग अलग हैं, ये बिल्कुल झूठ है। ये दोनों एक ही है जी। अभी ताज़ा खबर दूं आपको, ट्रंप साहब का बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगले 2 हफ्तों में मैं फैसला कर लूँगा मुझे कूदना है या नहीं कूदना। मैंने अभी ये आपके पास तो अभी जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के ईरान के साथ मुज़ाकरात का फैसला। तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा जेनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से कल मिलेंगे। अब अगर जिस तरह की बात हो रही थी कि जो मुज़ाकरात होंगे और ईरान भी ज़ाहिर है इन बात एग्री कर गया इन तमाम चीज़ों पर, ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, अब भी डील हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक उन्होंने कर दी है। ईरान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी कल हो रहा है और ट्रंप साहब को ब्रीफिंग दी गई है। रूस और चीन के सदूर का फ़ोन पर रब्ता, तनाज़ा सफारती हल पर जोर दिया है। अगले 2 हफ्तों के अंदर फैसला करूँगा, ट्रंप ने ये पैगाम दिया है। जनाब ये पैगाम जो आप अभी पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे 2 मिनट पहले ये सारी बातें की हैं कि अमेरिका अभी फौरी नहीं आ रहा। 2 हफ्ते तो बहुत होते हैं। 2 हफ्ते में ईरान पता नहीं इसराइल का क्या कर देगा। दूसरा पहलू मैंने कहा था उसकी पूरी कोशिश ये होगी कि ये मसला मज़ाकरात के जरिए हो जाए। कल मज़ाकरात हो रहे हैं, क्या लगता है अमेरिका की मर्जी पे कल मज़ाकरात हो रहे हैं, कल ख़त्म नहीं हो जाएंगे। कल मज़ाकरात में जब ईरान अपने शराइत रखेगा तो आप हैरान रह जाएगी दुनिया। ये भी मैं आपको बता दूं अभी से एक सरप्राइज। अच्छा, वो ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम्हारा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया, चलो जंग बंदी करते हैं, सीज़ फायर करते हैं। सीज़ फायर की हो सकता है अलामती सीज़ फायर हो जाए 24 घंटे 48 घंटे के लिए, कोई उनको बंकर से निकल के सांस लेने की वो लोग आपको नहीं लगता कि सीज़ फायर, मगर वो साथ वो ये शर्त रखेगा जो हमारे ज़राए से ईरान से बाहर आ रही हैं और ओमान से बाहर आ रही हैं, वो ये है कि मसवदे में गाज़ा की जंग का सीज़ फायर भी शामिल है कि इसराइल की तमाम जारियत जो वो कर रहा है मुस्लिम मालिक में वो रोकी जाएगी। और उसमें ईरान का तो जो चीज़ें हैं उधर खुराक के लिए मकसद उसकी जो शराइतें हैं वो लोग हैरान रहेंगे, वो फ़लस्तीन की और गाज़ा के लिए भी शराइतें रख रहा है कि उनको खाना पहुँचाया जाए, ये पहुँचाया जाए, वो इतनी शराइत इसके साथ फिर वो सीज़ फायर करेगा। देखें ईरान का नुकसान जो हुआ है उसकी पूरी फौजी कमांड मारी गई है, साइंसदान मारे गए हैं, तो वो ऐसे सीज़ फायर करेगा तो उसको क्या मिलेगा। तो मेरे ख्याल में
ईरान पर हमले के हवाले से अनीस मंसूरी साहब, खबर ये है ताज़ा तरीन कि ट्रम्प ने कहा है 2 हफ्ते में फैसले करूंगा, लेकिन कल मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपको लगता है कि 2 हफ्ते तो बहुत बड़ी बात है, कल के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो जाएगी, जिस तरह ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं कि हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे का सीज़ फायर भी हो जाए? देखिए, कल के मुज़ाकरात में आप ये देखिए कि इजराइल मौजूद नहीं है, बल्कि उस मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन के और यूरोप के 3 ममालिक के और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अगर कोई भी पेशकश आती है, और वो जो मुल्क कौन कौन से हैं, बरतानिया है, सही, और बरतानिया वहाँ पर इस वक्त आज उनकी ट्रम्प से भी मुलाकात हुई जिसमें उनको मशवरा दिया गया कि जंग पे ना जाए। देखिए, ये 2 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है, लेकिन इन 2 हफ्तों का सिर्फ एक अलामती तौर पर ये मैसेज दिया जा रहा है ताकि एक ये भी बात रहे कि मुज़ाकरात हो रही है, अंदर फैसला कहा है, उससे पहले फैसला हो जाएगा, उससे पहले फैसला हो जाएगा। और मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले भी कहा कि देखिए, ये यहूद और नसारा एक हैं, ये इनकी कोशिश ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर अपने पंजों को गाड़ा जाए, और उस हवाले से उन्होंने अपनी फ़ौजी तनसीबात को वहाँ पर किया, इजराइल के बहाने से उन्होंने वहाँ पर अपनी चीज़ों को बढ़ाया, और अब इस चीज़ को ज़्यादा मौका मिल जाएगा कि जो असला अमेरिका से ख़रीदा जा रहा था, जो लोग ख़रीद रहे थे वो लाजमी ख़रीदे। आप समझ रहे हैं, मतलब आप ये अगर तो बात करते हैं ना बहुत सारे लोग कि $2 बिलियन का नुकसान हुआ, $3 बिलियन का नुकसान हुआ, $10 बिलियन का नुकसान हुआ होगा, लेकिन मुआहदे तो 1000 बिलियन के। आप 1010 बिलियन डॉलर को आप खौफ और हिरास का आलम पैदा कर कर वो आप $1 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं ना, कि सारा मामला कुछ और नहीं है। वो हमारे यहाँ कहते हैं, वो एक बड़ा मशहूर बड़ा जुमला था, ईसा पीना मुसाफिर सबसे बड़ा है पेशाबी। तो ये सारा जंग खौफ का धंधा है ये, और यहाँ पर यहूद नसारा मिलकर मुसलमानों को न सिर्फ मार रहे हैं, जुल्म और सितम कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी कोशिश यह है कि अपने असले को भी यहाँ पर फ़रोख्त किया जाए ताकि वो डर और खौफ हो। तो इसलिए सारा माहौल पैदा किया जा रहा है। ये उन्होंने पंजे भी गाड़ लिए, यहाँ पर उन्होंने हमला भी कर दिया, दुनिया को दिखा भी दिया, अब मुज़ाकरात भी करते रहेंगे, मारते भी रहेंगे, और फिर मार बर्दाश्त भी करेंगे। ईरान ने एक और इसराइली ड्रोन गिरा दिया जी, अरब मीडिया ने दावा किया है, और ये खुर्रमाबाद में डिफेंस सिस्टम में ड्रोन का निशाना बनाया, अरब मीडिया के दावा। अच्छा जी, साथ साथ हम ये बात भी कर रहे हैं कि जो तारीखी एक मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ट्रंप की, जनाब, उस मुलाकात से जो खबरें बाहर आई हैं, क्या लगता है सर? इस मुलाकात ज़ाहिर तारीखी मुलाकात थी, शानदार इस्तकबाल किया गया, उनके एजाज़ में ज़ोहराना पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ़ हैं, इनको इस तरह इज़्ज़त प्रोटोकॉल मिला है, और फिर वहाँ पर गुफ्तगू भी हुई है, और जो गुफ्तगू में ज़ाहिर जो बातें बाहर आई हैं उसमें ये कि इसराइल जंग के मामले पर और तिजारती माहिदे पर बात हुई है। देखिए, ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइंद है। इंडिया में सबसे मातम बिछा है, पाकिस्तान के को इज़्ज़त मिली है, एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, इसमें जो चीज़ें बाहर आई हैं इससे कहीं और ज़्यादा चीज़ें जो बाहर नहीं आ पाई होंगी, वो भी बात हुई होगी। 2 घंटे की मुलाकात में ये 2-3 चीज़ें डिस्कस नहीं हुई हैं, और वो वक्त जैसे जैसे वक्त आएगा ऐसे पता लग जाएगा। बज़ाहिर जो चीज़ें हैं वो इंडिया में सफ़े मातम है, और यहाँ सुना है पीटीआई वाले भी खामोश हैं। पीटीआई को एक्चुअली मेन्यू में इमरान खान का जिक्र नहीं था ना, जो मेन्यू में जैसे कश्मीर था, ईरान जंग थी, बिजनेस थी, और जो उन्होंने थैंक्स किया कि आपने हमारी बात मानी और जंग रोकी, जबकि आप जंग की उसको जीतने की बहुत बड़ी तादाद में आप जीत सकते थे। 6-0 था, पता नहीं कितना 20 हो जाता लेकिन आपने तहम्मुल का और बुर्दबारी का मुजाहरा किया, और इसके लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया। ये सब दिखाने के लिए दुनिया को भी दिखाया, और भारत को नीचे से नीचे दिखाए जा रहे हैं। फिर बोला उसमें कि मैंने जंग रुकवाई, मैंने वो किया। तो भारत खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए भी, और इसके दूरस्थ नताइज बरामद हो। जनाब, इस तारीखी मुलाकात को आप किस तरह देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो जुमला है कि तिजारती माहिदे पर बात हुई, किस तरह की तिजारत को देख रहे हैं आप? बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग है, मिनरल्स हैं, दीगर पाकिस्तान की ज़ाहिर इतनी ज़्यादा तिजारत तो नहीं है, लेकिन अब अगर होने जा रही है, जो कि सीज़ फायर के मौके पर भी कहा गया था ट्रंप की जानिब से कि पाकिस्तान और भारत से तिजारत हम करेंगे, और ये मैंने पेशकश की उन लोगों को। कल की मुलाकात किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अहम मुलाकात है, और ये जो बातें कही गई हैं कि जनाब बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू ज़ाहिर होती है, हर मामले पर गुफ्तगू वहाँ पर होती है, उसमें मादियात की भी बात की गई, उसमें IT के हवाले से भी बात की गई, उसमें क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी बात की गई। अब ज़ाहिर आप जब हम तवील मुलाकात है, 2 घंटे की मुलाकात है, तो उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। अच्छा, ये गुफ्तगू बरह रास्त उस तरीके से नहीं होती, मैंने आपसे पहले कहा था, ये वफूद की सतह पर बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, जो अब आपको लग रहा है कि जनाब इस मुलाकात में क्या बड़ी कामयाबी हुई है,
इस मुलाकात की इस खत्ते के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, जो मैं अभी पहली सुन, और उसमें यह है कि हर महाज पर ईरान जो इंडिया है उसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी मालिक चीन के साथ ताल्लुकात हों, ईरान के साथ ताल्लुकात हों, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हों, या फिर हमारे उन ममालिक के साथ ताल्लुकात हों कि जिसमें रूस हो, जिसमें हमारे पास अब अमेरिका भी इसमें शामिल है। ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इब्तदाई तौर पर अब इसके नताइज क्या बरामद होंगे और क्या पाकिस्तान उनके साथ बेहतर तौर पर डील करता है, ये देखने की बात है। अच्छा, इस तरह की मुलाकात के बाद ख़ास तौर पर जिन ममालिक की अमेरिका से नहीं बनती, जो हमसे उनके अच्छे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, उन पर तो असर नहीं पड़ेगा जोहरी साहब? देखिए, मैंने पहले कहा कि जिस तरह हमारे और चीन के तरीन ताल्लुकात हैं, जैसे कहते हैं ना कि पाक चीन दोस्ती एक अटूट अंग है, इस किस्म की मुलाकात उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दूसरे पर एतमाद इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा जी पाकिस्तान अब अमेरिकन ब्लॉक से निकल के जा रहा था उस तरफ जा चुका है। पाकिस्तान कब का जाना के देखिए, मैं आपको बताऊं, ये दिहाइयों में शिफ्ट हुआ है, एक दो साल में नहीं हुआ, दिहाइयों में शिफ्टिंग हुई है। इस वक्त पाकिस्तान के पास जितनी डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, जितनी आपके पास फ़ज़ाई की टेक्नोलॉजी है, वो सब के सब चाइना से शिफ्ट हुई है। और जितना चाइना ने CPEC में इन्वेस्ट किया है, वो एक दुनिया के लिए मिसाल कायम की है, जिससे दुनिया की वो चीज़ें हुई हैं कि ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और मुसलसल हो रही है। और ईरान और पाकिस्तान इंडिया की जंग में भी वो साथ खड़ा रहा हमेशा से। एक वो ऐसे हैं, वो एक मुलाकात से ख़त्म, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, देखिए रशिया से भी हमने नई दोस्ती की है और वो भी स्टील मिल के लिए कर रहा है और चीज़ों में कर रहा है, और वो चाहेगा कि पाकिस्तान उनके साथ ये चीज़ें बरकरार रखे। ईरान के हवाले से मंसूरी साहब गुफ्तगू हुई, ज़ाहिर इसराइल ईरान जंग के हवाले से भी क्या लगता है आपको, ट्रंप साहब ने क्या फरमाइश की होगी, क्या रिक्वेस्ट की होगी, या कहा होगा जनाब आप लोग दूर रहिएगा, इसराइल तो वैसे ही तबाह होने वाला है? क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर वहाँ अपना मौक़िफ़ रखा होगा, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में बराह रास्त इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता, ना बराह रास्त ना बिलवास्ता, क्योंकि हमारी हमेशा से पॉलिसी रही। और इस खत्ते के अंदर आपने अफ़गानिस्तान की जंग में सर जंग के तौर पर जब हम शामिल हुए तो हमारा साथ जो कुछ हुआ हम आज तक भुगत रहे, वही दहशतगर्दी की लहर आज तक यहाँ पर मौजूद है। और पाकिस्तान इस तरह का कोई और अपने मगरबी सरहदों पर एक और मामला नहीं चाह रहा। दहशतगर्दी की जंग में भी स्ट्रेटेजी के तहत ही बना रहा पाकिस्तान, 80,000 जाने हमने तो कुर्बान की। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, तो नुकसान उठाया ना पाकिस्तान, नुकसान उठाया ना। तो अब पाकिस्तान इस तरह का किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता उसी सरहद पर, सरहद तो वही है ना, मतलब हमारी एक मशरक़ी एक मगरबी सरहद पर, हम कोई इस तरह का अफोर्ड नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर कहा कि पाकिस्तान को, जो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट है, मैं किसी और के स्टेटमेंट की बात नहीं करता, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से खुश नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक और अपने बिल्कुल सरहद पर बदअमनी नहीं चाहता है। अभी अफ़गानिस्तान का मामला सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पर आप ईरान का मसला अगर खड़ा करते हैं तो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, ये वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया होगा, और पाकिस्तान का मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर यही मौक़िफ़ है कि हम जो है वो इस खत्ते के अंदर दूसरी जंग नहीं चाहते, जो जिसके रूट्स हमारे यहाँ पे भी मौजूद हों। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात ये भी कर ली जाए कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल हवाले से भी थोड़ी सी बात मैं करूँ आपसे कि फजल रहमान साहब ने कहा जी हुकूमत को बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है, और साथ साथ उन्होंने इसराइल के हवाले से जो बात की है कि पाकिस्तान को खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन उनकी पहली बात है, तो उससे तो मैं एज अ पॉलिटिकल वे में बिल्कुल ठीक समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत को अपोजिशन की बात अच्छी लगती ही नहीं, क्योंकि अपोजिशन वो बातें कर रही होती है जो हुकूमत को उस वक्त समझ नहीं आ रही होती है, और जब वो खुद अपोजिशन में होती है तो वो भी ये बातें कर रही होती है। जहाँ तक उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान को ईरान की जंग में खुल के शामिल होना चाहिए और अटैक कर देना चाहिए, ये वो देखिए ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर वो खुद हुकूमत में होते किसी अहम सीट पे तो उनका बयान कुछ और होता। ये पब्लिक सिंपैथी हासिल करने की कोशिश है, जैसे नहीं कहते बुरा अल्फाज हो जाएगा उनके लिए, लेकिन सस्ती शोहरत, ये एक ज़िम्मेदार मुल्क के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो इस तरह नहीं सोचते। उसी तरह सोचते हैं जो ये लोग सोच रहे हैं कि हम उनकी हिमायत जारी रखें, अखलाकी भी और वैसी भी, और कोशिश करें कि जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए। उसके लिए कोशिशों में अगर पाकिस्तान
की ज़रूरत कहीं भी है तो उसके लिए पाकिस्तान हाजिर है, लेकिन बराह रास्त जब तक पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं होता हमको शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए बात सारी यह है कि क्योंकि बात मौलाना फजल रहमान साहब ने कही है, अगर ये बात पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ करती तो नवीद भाई का मौक़िफ़ कुछ और होता। बात सारी यह है कि भाई कल परसों मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बहुत बड़े जलसे से ख़िताब किया। आप ये देखिए कि मसलकी हवाले से एक बड़ा इख्तलाफ रहा है ईरान और मौलाना फजल रहमान साहब का, मतलब नो डाउट कि एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है। एक तरफ वो जिस मसलक की तर्जुमानी करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा मसलक है, मगर उसके बावजूद हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हज़ारों के उस मजमे में जलसे से ख़िताब करते हुए ईरान का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया। ये एक बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के हवाले से इस वक्त ख़ास तौर पर यह बात बड़ा अहम नुक्ता है कि हम सबको मिलकर इस वक्त हमारे इख्तलाफात हैं और होंगे, शायद हमेशा रहे। सही, इख्तलाफ आप कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो हदीस में भी कहा था कि भारतीय फ़िरके तो रहेंगे, तो इससे हम इख्तलाफ कर ही नहीं सकते। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान साहब का एक कदम आगे बढ़कर ये ऐलान करना कि हम ईरान के साथ मौजूद हैं और इसराइल के नेस्तो नाबूद करने में हम उनके साथ खड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। मैं इसे पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी देखता हूँ और मौलाना साहब के इस कदम को भी देखता हूँ, तो ज़रा सा इस बात को समझिए कि देखिए मौलाना साहब ने एक स्टेटमेंट जो है वो उनका बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जनाब हम अपोजिशन को नहीं सुना जाता, तो ये तो हर जगह से ऐसा मामला है। वो जहाँ पर हुकूमत में होते हैं तो वो अपोजिशन को नहीं सुनते, अगर ये होते हैं तो ये हर जगह ऐसे ही होता है। अच्छा जी, एक और ख़बर जिस पर बयान भी जारी किया वज़ीर बल्दियात साहब ने, रिक्वेस्ट भी की कराची के शहरियों से, वो कह रहे हैं जी चलो चलो कराची एयरपोर्ट चलो, चलो चलो कराची एयरपोर्ट चलो। वहाँ शानदार तारीख़ी इस्तकबाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का करने के लिए वो उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और आलमी सतह पर जीत हुई है पाकिस्तान की, उनका इस्तकबाल कर सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग नहीं, कराची के शहरी भी इस्तकबाल करें। और कल 7:30 बजे उन्होंने बुला लिया है तमाम शहरियों को। उन्होंने कहा जी इतना बड़ा काम कर आ रहे हैं बिलावल, तो आप लोगों को भी चाहिए, इस्तकबाल उनका बनता है। पहले आप सर बता दीजिए। उसके साथ वो खुर्रम दस्तगीर भी थे सर, सईद गनी ने तो ज़ाहिर उनका कहा है खाली। अच्छा, नहीं, उनके साथ फैसल सब्ज़वारी भी थे, लेकिन लीड कौन कर रहा था? लीड का नाम आता है लीड। अच्छा, वफ्द 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम में जीता था, खान का नाम आज तक आता है। हाँ, तो आप बताएं। अच्छा, तो उस पर पाकिस्तान को कामयाबी क्या हासिल हुई है? सर वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में जिस तरह उन्होंने बात की हर शख्स ने मान ली। क्या मान ली? मतलब 3 ममालिक गए, सही है कुल, और 3 मुल्कों के अंदर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किए। ज़रा उस मुलाकात की डिटेल्स तो बता दीजिए। ट्रम्प नहीं मिले, चले ठीक है, लेकिन सीनियर लोग बरतानिया में कौन मिला? बरतानिया से तो ये होकर आए उस दौर में, वहीं थे हमारे। ब्रसेल्स में कौन मिला? तो कहाँ गए थे फिर वो? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ ना कि अगर आपके वफूद की मुलाकात होती है बरतानिया के वज़ीर आज़म के साथ, आप 10 डाउन उसमें जाते हैं स्ट्रीट में, वहाँ जाकर आप उनके साथ मुलाकात करते हैं, आप ब्रसेल्स में जाते हैं, वहाँ कोई उनके साथ मुलाकात तो इतना जो खर्चा हुआ ये क्या? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं आपसे कुछ कह ही नहीं रहा भाई। आपको जब तारीख कामयाबी हुई है तो आप मुझे बता दीजिए। इस पर बात होती है, लेकिन ये बताइए कल जो कराची के लोगों को आया कि चलो चलो कराची एयरपोर्ट पहुँचे तारीख इस्तकबाल के लिए, बड़ा काम करके वो आए, फतह हुई है पाकिस्तान की, तो ये जाना चाहिए लोगों को। अच्छा, वो नहीं कहा उन्होंने कि चलो चलो लड़काना चलो वरना जेल चलो, सही है, वरना ये भी कह सकते तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो नहीं जाना चाहिए लोगों को। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर है वो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं मोस्ट वेलकम। कराची वालों का है नहीं, कराची वालों का तो मैं नहीं कह रहा, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं भाई एक बंदा है पाकिस्तान को कामयाबी तो दिलाई है ना आलमी सतह पर। भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लीडर के तौर पर थोड़ी गए थे वो, पाकिस्तान के नुमाइंदे। भाई देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवान है, मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म है, बाहर जाकर ये किसने कहा मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म? आपके नौस्ट्राडामस बन गए कि आपने कह दिया कि हाथ देख करके यार ये या पेशानी देख कर आपने बता दिया कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे? अगले वज़ीर आज़म हैं बिलावल। आपका हो गया ना? आप बीच में नहीं बोलेंगे जिस तरह मैं खामोश रहा, मुझे यही उम्मीद है। देखिए मैं अनीस भाई की बयान पे बहुत हैरान हूँ कि अगर आप पिछले प्रोग्रामों की क्लिप निकाल दें जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब कर रहे थे, उसके बाद जो प्रेस जो अक़वाम मुत्तहिदा में की जो कमेटी थी उससे उन्होंने ख़िताब किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां इंडियन वफ़द को पार्किंग नहीं मिल रही थी वाशिंगटन में, वहां वो कर रहे थे। अब आपको याद आया उस वक्त ये कसीदे पढ़ रहे थे उनकी उस बात के जो उन्होंने कहा था मोदी, जब उन्होंने कहा अभी आप थोड़ा सा आप
वो जो मोदी को उसने कहा था टीमू टाइप, वो उसमें इन्होंने बोला कि आज मुझे पहली दफ़ा उसके लिए, मैं बिलावल के लिए बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया दुनिया को ये वो। उसके बाद ब्रसल्स गए जहाँ यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है, वहाँ उधर उनके लोगों से मुलाकात की, वो बताया। वर्ल्ड बैंक के वक्त से मुलाकात की जो पानी में बंद है, उनसे उसका किरदार अदा करने के लिए कहा। आखिर में वो यूनाइटेड किंगडम गए, उनकी पार्लियामेंट में उनको बुलाया गया, पार्लियामेंट और थिंक टैंक से उन्होंने खिताब किया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त ये कसीदे पढ़ते रहे। आज जब वो वापस आ रहे हैं तो इन्होंने हज़्म साथ है, क्योंकि इनको उस नाम उस पार्टी से ही कोई छेड़ा ना, तो यू टर्न लेके आज उन्होंने बोला अच्छा कौन और कौन किया था और ये किया था। मतलब मैं हैरान हूँ इनकी उस पर। अगर आपको पसंद नहीं है तो भाई फिर उस वक्त भी नहीं बोला करना कि आज मैं पहली बार कर रहा हूँ। मैं अभी पुराने अपने ही प्रोग्राम के 3 प्रोग्राम के उन्हीं दिनों की क्लिप निकाल के आप देखें, अगर ना इन्होंने कहा हुआ है तो ये आप मुतासिर थे। आज क्या हुआ अनीस मंसूरी? जहाँ तक उसका इस्तेमाल का ताल्लुक है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक होता है। नहीं कहा उन्होंने कहा कराची के लोगों, हाँ मैं वही आ रहा हूँ, पाकिस्तान की कामयाबी, मैं वही आ रहा हूँ, कामयाबी दिलाई है, बेहतरीन गुफ्तगू की, पैगाम पहुंचाया, मनवाया लोगों से। सुन तो लेना, हर पॉलिटिकल पार्टी का यही काम होता है जब उनके लीडर इस किस्म की कोई चीज करके आ रहे होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर इस किस्म की चीज करके आते थे यार। आपने फिर बिलावल को जोड़ दिया सब लीडरों से। अब मैं कुछ कहूँ, मैं बिल्कुल जब आते हैं तो उनका काम होता है कि उनका इस्तकबाल करें और सबको बोलें कि चलें, जाते वही पार्टी के कारकुन ही हैं और अहदेदार हैं, वो जाएंगे, उनका इस्तकबाल होगा। और ये पीपल्स पार्टी की रिवायत ऐसा होता रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही, कोई पहली बार नहीं हो रही है इस बात को। वो कामयाबी दिलाकर पाकिस्तान को आ रहे हैं और बाकी लोग कामयाबी दिलाकर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के वजीर आजम का भी मौक़िफ़ रहा है कि जिस बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ जाके बयान किया और इंडिया को सिफारती सतह पे हर जगह उन्होंने नाकाम किया। तारीफ की थी, याद है आपको? मुझे याद है, हमारे प्रोग्राम की क्लिप निकाल के देखे उन्हीं दिनों की। जनाब ये जो यूटर्न लिया है पहले तो बताइए। देखिए पहली बात तो यह है कि मैंने तकरीर की तारीफ की थी, मैंने कामयाबी की तारीफ नहीं की। पहली बात तो ये जहन में रखें, तकरीर की मैंने तारीफ की थी और मैंने कहा बहुत अच्छा मौक़िफ़ उन्होंने कहा। लेकिन आप ये कहें कामयाब हो गए, अब कामयाबी का पैरामीटर आपने क्या रखा है? और अगर आप ये कहें कि कामयाब होकर हम कामयाबी का पैरामीटर ये रखा कि जहाँ जहाँ जिससे गुफ्तगू की बड़े लोगों से, उन सबसे मनवा के उठे। क्या मनवाया? सिंतास मुआहदा बहाल हो गया? नहीं, ये नहीं मनवाया, ये बनाया कि इनके पास कोई सबूत नहीं था, हमारे साथ नाजायज़ किया, हमारे साथ किसी का स्टेटमेंट आया। देखिए वो किसी के स्टेटमेंट के लिए नहीं गए थे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने गए थे और उन्होंने बताया कि अगर ये नहीं खुला पानी तो दोबारा अगर जंग हुई तो दुनिया को मौका नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला मैं उनसे इख्तिलाफ रखता हूँ लेकिन मैं इसकी तारीफ करूंगा। ये जुमला इनका बोला था। और अगर यकीन नहीं है तो निकलवा लें क्लिप। अच्छा अब आज जो ये कुछ कह रहे हैं, अब ये जब वो इमरान खान से भी बड़ा यूटर्न। अच्छा जब इन्होंने कहा मैं खामोश रहा, मैंने कोई गलत बात की? बड़ा यूटर्न। अब मैंने कहा कि तकरीर अच्छी की है, उसके पे कहा कि मैंने इनको कामयाबी का कहा। अब वो कहना भाई इस्तकबाल करें उनकी, मैंने कहा कि उनकी पार्टी की मर्जी है, करना चाहे मोस्ट वेलकम। लेकिन आप, मैंने यही कहा ना, कामयाबी की वजह से कर रहे हैं लोग। अब कामयाबी का क्या पैरामीटर्स हैं ये भी तो बता देना मुझे। वो तो वहां से कोई हाथ मिलाकर आ जाता तो कहता मैं कामयाब हो गया, तो ये कामयाबी थोड़ी होती है। वो वहां मैंने कई लोगों को देखा, खान साहब वाले आते थे हर रोज कामयाबी का जश्न मना रहे थे, वो पूरे एयरपोर्ट के ऊपर फिरदौस आशिकावान से लेकर सब हाल लेकर खड़े होती थी। वो तो छोड़ देना ये सारी कामयाबी की बातें। खिताब था, उसके बाद उन्होंने कहा जी बड़ा जबरदस्त खिताब। लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं कि जी कामयाबी है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल है। बहुत अच्छा मौक़िफ़ पाकिस्तान का पेश किया। एक तरफ जिस तरह इंडिया का वफ़द गया था, वो जिस तरह नाकाम होकर आया, वो उनकी वीडियो नजर आई, कहीं वो गाने गा रहे हैं, कहीं उनको पार्किंग नहीं मिल रही, कहीं उनको कोई सुन नहीं रहा है, और वो तीनों अहम जगह पे अपना मौक़िफ़ पेश कर। अच्छा जी, आसफा भुट्टो साहिबा, बीबी आसफा ने कौमी असम्बली में कुछ बातें की हैं बजट के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बजट के हवाले से जो चीज़ें पॉइंट आउट की, उस पर हमें बात मुसलसल करते चले आ रहे हैं। लेकिन आसफा भुट्टो साहिबा पहले बात बता दूँ उन्होंने क्या कहा। बजट IMF की नहीं, आवाम, वफाक और ख़वातीन की ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया जाए, जो बहुत सी बात की उन्होंने। साथ साथ कह रही है बजट में ख़वातीन के लिए मज़ीद फ़ंड्स रखे जाएँ। और एक और बड़ा जुमला उन्होंने जो कोट किया गया आज मुख्तलिफ चैनल्स पर, वो था सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बना कर दिए। जी मैं नहीं सुन पाया तकरीर, मैं किसी मसरूफियात में था। आपकी जो बातें हैं सबकी सब बहुत अच्छी उन्होंने बातें की हैं। और आसफा भुट्टो की पहली असम्बली है ये, और बहुत ही अच्छी तकरीर करती हैं। और आज भी जिस वक्त तकरीर वो कर रही थी तो जो उसकी क्लिप्स थोड़ी बहुत जो आई
बहुत ही धीमे और साथ साथ किसी वक्त बहुत ही बीबी की तरीके से वो दुपट्टा सीधा करते हुए और गन गरज के साथ वो की औरतों के हकूक़ की। यस, वो अब से नहीं, वो हमेशा से ही जब भी कोई इस किस्म के वाक़या भी होता है तो वो सबसे पहले नोटिस लेने वालों पे होती है जहाँ औरतों पे होता है। औरतों के लिए पाकिस्तान की आबादी का 51% है यार, उनके लिए भी कुछ रखना चाहिए, उसके लिए भी कुछ ऐसे इंसेंटिव, एक ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिसमें वो हो। जहाँ तक वो घर बनाने का है, यस ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी घर बना रही है। अब 21 लाख बनाए हैं, ये कितने रहे हैं ये आदमशुमार मेरे पास नहीं है, मैं इस पर तबसरा नहीं, वो बजट में तबसरा करते हैं पीपल्स पार्टी जिन बातों पर आप भी, मैं तो पहले दिन से कर रहा हूँ बजट में, लेकिन खबर ये आ रही है अंदर से कि जो बातें होनी थी हो चुकी। पीपल्स मेरे पास तो आज ये है कि आज 2 और चीज़ों पे तरमीम हो गई, कल 3 पे हो गई थी, आज 2 5 चीज़ें ये अब तक मान चुके हैं। अभी तो दिन बाकी हैं, देखें ये मैंने कहा था 6 से 7 चीज़ों पे अमल होगा। पेट्रोल पे जो लेवी 2 पॉइंट कार्बन लेवी जो है, हाँ वो भी ख़त्म हो रही है, आज वो एग्रीड हो गए। लेकिन इस बजट मैं अब इसमें कुछ बोलूं? इस बजट में अक़लियतों के लिए कुछ नहीं, उस पर बात नहीं की पीपल्स पार्टी ने। किसानों के लिए कुछ नहीं, इस पर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? 18 से 10% सोलर आ गया, 0 पे क्यों नहीं बात हो रही? छोटी गाड़ियाँ 12.5% GST से उस बढ़ाकर 18 किया गया, इस पर बात नहीं हुई। देखिए मैंने कल ही सुना कि K4 पर शोर क्यों नहीं हुआ? K4 पे भी शोर हुआ। शाहजी हमारी तो कह रही थी किसी के बाप का नहीं है कराची, हम सिंध से अलग, वो कह रहे हैं जी K4 की हम बात कर रहे हैं, वो धमकियाँ दे रही है कराची किसी का नहीं। अरे भाई कराची सबका है, सिंध का हिस्सा है कराची, कौन बोल रहे नहीं? K4 के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़ोर से बोला है, बोला ये पीनट ऐसा है तो ये ले लो, नहीं चाहिए। 1 नहीं 2 नहीं 3-4 सेनेटर्स ने ये बात की है। ये क्यों नहीं कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं, K4 बनाएंगे? कायमा कमेटी ने भी रिफ्यूज कर दिया, सेनेट की कायमा कमेटी ने उसके क्या चीज 40 अरब नहीं है ये उनका बजट है, उनका एक तो कोई मेगा प्रोजेक्ट देते नहीं है। अरे भाई 15 साल तक कराची वाले रुक रहे हैं, वो नहीं देंगे तो पानी नहीं पिए कराची वाले, मर जाए सारे। होना चाहिए, देखें आप मकसद वो दे ही नहीं, आप वो नहीं दे रहे, आप हुकूमत में बैठे हैं, पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, अरे बैठी हुई है। पहले 400 अरब रुपए उन्होंने कम दिए, 112 अरब पहले कम दिए। आप जो है यहाँ तनख्वाहों के लिए आधे ज्यादा बजट निकल जाता है, आप बोल रहे हैं ये सिंध का बजट है, कोई वफाक का बजट नहीं है। कुछ ना कहें, लेकिन नहीं मैं हजारों अरब रुपए मिलता है, 40 अरब निकाल के बोले जी ये लें मुकम्मल करें K4, नहीं आप मुझे इस वक्त मुराद सईद लग रहे हैं, नहीं मुराद सईद लग रहे हैं कराची दुश्मनी से बाहर आएगा, 1 अरब उसके मुंह पे मारेगा, 1 अरब उसके मुंह पे मारेगा। दुश्मनी से बाहर आए, कराची वाले पाकिस्तान का सिंध का हिस्सा है, इंसान है, 3.5 करोड़ की आबादी है। अच्छा, आपको पानी नहीं मिल रहा 17 साल से, आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और ये कहा जाए कि जी वफाक कर रहा है जो कुछ कर रहा है। अरे भाई 40 अरब की बहुत बड़ी रकम है क्या? अच्छा मैं अब बात कर लूं उस पर क्यों नहीं बोलते कराची वालों के लिए? कभी तो आवाज उठाया करें। बोला K4 के लिए बोला है, बात को क्यों कह रहे हैं, सिंध को क्यों नहीं कह रहे? अच्छा सिंध को कहना चाहिए, चलें भाई। अच्छा अब 21 लाख घर बनाए, ये क्या मुझे पता था आपने ये इधर ही आना है, बाकी सब चीजें छोड़ देनी है। अच्छा आप बात देखे ना, डेटा पे बात कर लेते ना। आप शादी हमारी बात क्यों नहीं कर रहे? मैं आ रहा हूँ 21 लाख घर उन्होंने बनाए, बताया हुआ किसने गलत बता दिया? अरे बात तो सुनिए ना भाई, एक घर बनाने में कम से कम 5 लाख तो लगते होंगे, कम से कम मरे से मरा जिस तरह के घर वो दिखा रहे हैं 5 लाख लगते होंगे मेरे भाई। 105 अरब का बजट होता है ये, कितने का? आप सिर्फ 21 लाख घर को जरब दे दीजिए 5। मेरे भाई को कोई बताए ये पैसा बाहर से आया है जो सलाब के लिए तो सुन ले, उधर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके पैसे आए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर आए हैं। तकरीर वो है सिंध पार्टी की हिमायत में अभी हमने गलत बात कर रहे हैं, अभी आप गलत बात कर रहे हैं। आपको सिंध के बजट से नहीं बन रही है घर। भाई पीपल्स पार्टी का क्या रहा है? तो वफाक क्यों अलग हो गए थे, हम देंगे नहीं जब तक हमारे घर। वो फंड रोका हुआ था पैसा इन लोगों ने जो बाहर से आया हुआ था, उसका झगड़ा था। आप क्यों भूल रहे हैं इस बात को? अभी आ रहा हूं तारीख को मस मैं नहीं करने दूंगा। आप इधर उधर की ना क्या करें, डेटा पे बात क्या करें। मैं आपको डेटा दे रहा हूं, सही है ना? आप इधर उधर की बातें करके जज्बाती जालापन ना दिखाया करें, जज्बाती जालापन। कराची की बात पर आप मैंने देखा है बोलता हूँ, क्या बोल दिया आपने? K4 के लिए आज तक बात नहीं की आपने। सबको पता है कराची वालों को मैं कितना बोलता हूँ कराची के लिए। K4 के लिए आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है। आप डेटा इस तरह का दे रहे हैं। 21 लाख मैं जितनी तनकीद करता हूँ पीपल्स पार्टी पे, यहाँ बैठ के ट्रैफिक के निजाम पे, पुलिस के निजाम पे, रोड के निजाम पे आप लोग करते हैं। आप लोग दानिश्वर जिन्होंने 22 कल भी आए हमारे स्टूडियो, उन्होंने ये बात की लेकिन मान नहीं रहे। एक तो ड्रामा बंद करें यार प्लीज, ऐसा नहीं करें। अच्छा आए उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा यार दानिश्वर लोगों ने बाहर बैठकर प्रोग्राम देखकर उन्होंने कहा
कि यार ये बात ना करें, आप कराची के भी हैं, आप यहाँ के बच्चे हैं, लेकिन आप मानते नहीं अपने आपको बार। अच्छा, अब 21 लाख का ये हम जरा सा करते हैं। काश ये बात कराची से 22 सीटें लेने वाली जमात के लिए भी आप वो इस तरह कर सकें। पार्टी की मैं बात करूं ना, ये सिंध असेंबली थोड़ी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपको हासिल तो आप बोलने नहीं देंगे। देखिए, अगर ये गलत आदमशुमार मेरे सामने पेश करेंगे तो मैं तो उसको बोलूंगा। शुमार दे रहा हूं, मैंने थोड़ी कहा है। मोहतरमा सिंध बजट से थोड़ी बना है भाई। मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा ने ये कहा कि 21 लाख घर हमने बनाए। मैंने कहा 5 लाख का एक कम से कम घर तस्वुर कीजिए तो इसकी मालियत होती है 105 अरब रुपए। सही है। अब 105 अरब रुपए को आप एक तरफ रखिए, मैं अभी आपको दोनों समझता हूँ। एक घर में आमतौर पर 6 अफराद होते हैं। 21 लाख घरों का मतलब है कि उन्होंने करीबन 1 करोड़ 32 लाख लोगों को घर दिया, यानी कि सिंध की आबादी का 1/4 आपने उनको घर दे दिया। खुदा की कसम आप साबित करके दिखा दीजिए। पाकिस्तान में टोटल घर पता है कितने हैं? मतलब आप साबित करके दिखा दीजिए। आपको अगर याद होगा, जिस वक्त आपने सवाल किया था, जब मैं आसफा बीबी पे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने आखिरी में इसमें कहा था कि मेरे पास इसका डेटा नहीं है, इसलिए मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता। यही कहा था ना मैंने, क्योंकि ये पैसे आप तो K4 में तबसरा नहीं कर सकते, क्योंकि K4 पे मैं कितना बोल चुका हूँ, आप में से किसी ने नहीं बोला है यार। K4 पे जितना जुल्म हो रहा है, इससे ज्यादा जुल्म तो हो सकता ही नहीं है। वफाक करे जा रहे, आप जा रहे सिंध से निकाल के दे दें, आप जा रहे सिंध से निकाल के दे दें, तो भाई सिंध से निकाल के क्यों सिंध से निकाल के ना दें? छोड़ रहे हैं, दे दे इस पार्टी बोले हुकूमत छोड़ रहे हैं भाई। 40 अरब का मसला है पार्टी ना। के किसी रहनुमा से बात करें, वो बताएंगे, मैं तो नहीं हूँ। आप भी तो तस्वीर कर देना ये वाला कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। 3.5 करोड़ लोगों का मसला है पानी का। ये आपके ये करबला बना रहे हैं, मुहर्रम आ रहा है, करबला बनाने चाह रहे हैं आप लोग। ड्रामा जितना करना है कर लें, आप मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। आप ये देखिए, कराची की पैदाइश है, कराची के नहीं ये ड्रामाबाजी नहीं, लेकिन कराची के लिए नहीं, यही तो मसला है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी आपके मुंह से जो है ना वो शर्जील निकल गया था ना, आपने कहा मोहब्बत में। देखिए, मजाक में आपको पता है कितनी मोहब्बत है, वो छोड़ दें इस बात को। वो अगर बात करते हैं कि वफाक ने अगर हमें बजट नहीं दिया और ख़ास तौर पर हमें एक इंटीरियर सिंध के अंदर एक शाहरा बनानी है, वहाँ के लिए अगर नहीं दिया तो हम जो है ये मुनासिब नहीं होगा। ज़रा बात समझिएगा। मुझे आप एक बात बताइए, सिंध असम्बली में तकारीर चल रही हैं, 1200 अरब रुपया तरक्याती फ़ंड है, जिसमें से कराची शहर को 60 अरब दिया जा रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या वो 1000 अरब में से एक 40 अरब नहीं निकल सकता किसी तौर पर भी, कि जनाब हम इस मद में निकाल कर यहाँ की 3.5 करोड़ आबादी है इसको हम दे सकते हैं, वो सड़क के या वो प्रोजेक्ट्स उसको आप एक तरफ रखिए। मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल दे देता हूँ। मैं आपको सिर्फ बजट क्या आदत शुमार ना, आप कह रहे सिंध हुकूमत नहीं रख सकती, क्या सिंध हुकूमत दे नहीं सकती या सिंध हुकूमत यहाँ से नहीं कर सकती? भाई मैंने आपको उस दिन भी ये बात कही थी कि इस वक्त आपका सिर्फ भल सफाई पर जो प्रोजेक्ट है वो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हर बार वहाँ उसी जगह पर ये 100 अरब रुपये कैसे चले जाते हैं? कभी आपने सोचा है कि यार ये हर साल 100 अरब रुपया, हर साल 100 अरब रुपया किस लिए? मतलब एक वक्त होता है क्योंकि हर साल पहाड़ों से जो रेत आती है पानी के साथ वो ब्लॉक कर देती है। अगर नहीं करेंगे तो अगस्त के बाद सैलाब आते हैं, उससे बचाने के लिए ये किया जाता है। एक साल अगर नहीं हुई थी तो आपने देख लिया था शक्कर बराज टूटने पे आ रहा था उस वक्त, तो ये इसलिए होती है ये हाँ, आपको तो याद नहीं है ना मादी। और जिस वक्त ये पानी का वेरा, तारीखी पानी का रेजा शक्कर बाजार से गुजरा था, कामरी शाह और शक्कर बाजार पे कुर्सी डाल के बैठा हुआ था जी, उस वक्त कुर्सी डाल के बैठा हुआ था। ये आप लोग तो भूल जाते हैं, मुझे याद है, ताकि पूरी मशीनरी हो वहाँ पे मौजूद। आप हर जगह से दिफा करेंगे उनका? दिफा नहीं करूंगा मैं, गलत तो गलत। आपने मुझे फलसफाई हर साल क्यों चली जाती है, मैंने इसलिए बताया, आप सवाल नहीं करते, मैं नहीं बताता था कि जिन मदों में पैसे जा रहे हैं इतने, आपके पास 1000 अरब देखे 40 अरब रुपया निकल सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि अच्छा जी, प्रोग्राम की वक्त की किल्लत है, जाते जाते खेल की खबर शामिल कर रहे हैं। बाबर आजम के हवाले से आप दोनों के पसंदीदा एक के तो रहे हैं। बाबर जी BBL की तारीख के महंगे खिलाड़ियों में शामिल हैं। माहिर की तफसीलात के मुताबिक कौमी क्रिकेटर की बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर से माहिर की तफसीलात जो सामने आई हैं, बाबर आजम को 20 प्राइस से ज़्यादा मुआवजे की पेशकश करके फिर साइन किया गया है, जिसके लिए सिडनी सिक्सर्स बाबर को तकरीबन 10 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करेगी और बाबर आजम को प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक किया गया है। सिडनी सिक्सर की प्लेटिनियम कैटेगरी की 20 प्राइस तकरीबन 8.25 करोड़ रुपए है और महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं
और बाबर आजम पहली बार शिरकत कर रहे हैं 14 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में ये बिग बैश होगा। क्या कहेंगे हुजूर पाकिस्तान के लिए? देखें, ये पाकिस्तान के लिए ये भी एजाज़ है। मैं हमेशा से बाबर आजम की, आपको पता है, हिमायत करता रहा हूँ, फ़ैन भी हूँ। अगर इतना बड़ा खिलाड़ी 10-12 इनिंग में कुछ नहीं करे तो अनीस भाई लोग कहते हैं उठा के फेंक दो और ये फारिग हो गया, और ये नहीं है। ये होती है कदर जो क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा क्रिकेट की समझ तो किसी को नहीं है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन रहा है, सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ये IPL, PCL, ये सारी चीज़ें तो अब शुरू हुई हैं, शुरू से हो रहा है। उधर चैनल 9 था, फिर बिग बैश है। क्रिकेट की समझ काउंटी, ये तो इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया, वो अगर कदर कर रहे हैं तो भाई समझो कि कोई हीरा है तो जिसके कदरदान है ना, आप तो कहते हो उसको उठा के फेंक दो, उसका कुछ भी नहीं है, उसको टीम में नहीं लेना चाहिए। कदर ना ही है तो मैं मुझे बहुत खुशी हुई है बाबर आजम की कदर ना ही है आपको। बाबर आजम एक हीरा, उसके बारे में वहाँ सिफारिश तो चलती नहीं है भाई। मैं क्या किसी ने फोन कर दिया होगा और वो कर दिया? दुआएं देता कि अगर वो एक शख्स यहाँ वर्ल्ड कप जीता था उसको भी वहीं ले जाते। सही, उनको भी अगर हीरो की कदर नहीं थी और उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया। सही है, आपको क्रिकेट का पता नहीं है ना। अच्छा, जिस वक्त कैरी पैकर स्टार्ट हुआ था उस वक्त इमरान खान वहाँ थे, खेलते थे। और साहब की तारीफों का पुल बनने वाले में ये बोले ना ले जाते, वो ले जा चुके हैं उनको। खत्म हुआ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम बिग बैश के हवाले से दोनों मौजूद मेहमानों को तबसरा आप तक पहुँचा, और ख़ास तौर पर K4 कराची वालों के लिए ज़ाहिर डेडलाइन है, और कराची वाले पानी की बूंद बूंद को जिस तरह तरस रहे हैं। 50% से ज़्यादा हिस्से में तो पानी आता ही नहीं, महंगे दामों टैंकर से पानी ख़रीदा जाता है। पाकिस्तान के किसी शहर में ऐसा नहीं होता। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद ही इजाज़त।